नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में जो मैथ्स के सवाल पूछे गए थे उनको हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं। अभी जो प्रश्न लेकर आए हैं ये है परसेंटेज चैप्टर से। परसेंटेज चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को जो आपके 47 शिफ्ट में पूछे गए हैं पूरे शिफ्ट में, उनसे महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आपको कैलकुलेशन से बचना है तो एक छोटी सी ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा। उस ट्रिक से ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर कह रहा है कविता 239 रुपये में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 रुपये हो जाती है। पूछा गया है 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत यानी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी। 8 एप्पल और 8 मैंगो की कीमत। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो इसको बेसिक तरीके से बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। लेकिन आप अगर लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में आपसे पूछा क्या है, आप बस इस लास्ट वाले को देखिए। लास्ट में पूछा है 8 सेब और 8 आम, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक एप्पल की कीमत यहाँ पर x रुपये है। बड़े गौर से समझते जाएगी, एक एप्पल की कीमत x रुपये है तो 8 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी कि नहीं। अगर एक आम की कीमत y रुपये है तो 8 आम की कीमत कितनी होगी, 8y रुपये हो जाएगी। इन्हीं दोनों का टोटल हमें पूछा गया था। अब ये बताइए कि इन दोनों में से क्या 8 कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा y। अब x और y की वैल्यू कुछ भी हो वो तो 8 से मल्टीप्लाई ही होगा, मतलब जो भी हमारा उत्तर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। और 8 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा है। तो 8 का मल्टीपल चेक करना है, मतलब 8 से डिवाइड होने वाला नंबर चेक करना है। इसको 8 से डिवाइड करिए 438 को, तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 बचा 3 तो 38 हो जाएगा। 38 8 से नहीं कटता, ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा 8 पंचे 40 बचा 4 तो फिर 40 हो गया, 8 पंचे 40, ये आपका 8 से कट जा रहा है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही पे छोड़ देना है ना। क्या पता आगे भी 8 का डिविजिबल मिल जाए कहीं पर। फिर इसको देखें, यहाँ पर 8 पंचे 40 बचा 3 तो 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा 8 से, तो ये आंसर भी आपका नहीं हो सकता। इसको देखें, ये तो वैसे भी एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 8 से तो कटेगा नहीं, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो 8 से कटने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच से अगर आप सवालों को करेंगे तो बहुत जल्दी लगा पाएंगे। अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि 2 सेब और 8 आम खरीदती है कितने रुपए में, टोटल 239 रुपये में। तो 2 सेब, एक सेब का x रुपये तो 2 सेब का 2x हो गया, प्लस यहाँ पर 5 आम यानी कि 5y, इनका टोटल कीमत कितना है 239 रुपये, तो ये हो गया 239। ये हो गया दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन समझिए क्या कह रहा है, जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, ठीक है, 50% कम होने का मतलब है कि भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में तो 100% होती है, यानी कि जो पुरानी कीमत थी सेब की वो कितनी थी, x थी, है ना। अब x में हम 50% कम करेंगे तो 50, चूँकि टोटल 100% होगा तो 100% में 50% अगर कम कर देंगे तो 50% ना बचेगा, तो x का 50% सिर्फ बचेगा कीमत। तो 50% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/2 होता है, यानी एक सेब की कीमत जो है अब वो आधा हो गया है, x/2 हो गया है। तो और आम की कीमत वही है, तो कह रहा है 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। तो बताइए अब एक सेब की कीमत कितनी है, x/2 है यहाँ पर, है ना, देख पा रहे हैं x/2 है, और 2 की कीमत पूछ रहा है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पर 4 आम, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y = 184 दिया है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए पहली बात तो ये 2 एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचा x, है ना। अब देखिए यहाँ पर x + 4y = 184 है, हमें यहाँ पर 2x दिख रहा है,
तो इसको भी 2x बना लीजिए, मतलब इसमें भी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 2 से तो 8y, यहाँ 2 से तो 18 दूना 36, मतलब 368। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाला आपका सेकंड इक्वेशन है। अब किस में से किसको घटाएंगे? देखिए, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए तो जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 2x में से x गया 2x गया तो 0 हो गया। 8y में से 5y घटेगा अगर, है ना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। 8y में से 5y गया तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर 368 में इसको घटा लीजिए तो कितना होगा? 18 में से 9 गया तो हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2 और ये हो गया 129। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 3 चौके 12, 3 3 9, मतलब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब किसी एक में वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए, इस y की वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है? 184। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर बताइए? तो x की वैल्यू आ जाएगी 184 माइनस 4 इंटू y, और y कितना है यहाँ पर? 43 है, तब 43 का 4 गुना कर देंगे। तब 4 चौके 16, 4 3 12, यानी कि 2 और 4 चौके 16, 1 17 हो गया। 184 में से 172 अगर घटा देंगे तो 12 बचेगा, x की वैल्यू 12 आ गई। इस यही ना पूछा था आपसे, तो इसी को निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 गुणे x प्लस वाई, x है 12, y है यहाँ पर 43, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 आ गया। अब इनको गुणा कर लीजिए तो 8 पंचे 40 बचा 4, 8 पंचे 40, 4 44, 440 यहाँ से भी आ चुका है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन स्मार्ट अप्रोच आपको सीखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में अगर समय बचाना है तो, नहीं तो बेसिक से करेंगे तो इस तरीके से आपका समय लगता जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है ना। एक बार वीडियो रोकिए और इसको लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, अभी की प्रेजेंट की, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर कितना होगा? 2 साल पहले और 3 साल पहले के इसमें क्या जनसंख्या में डिफरेंस कितने का होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। 25% के रेट से दोस्तों बढ़ रहा है। यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, मतलब हर साल 4 पर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 साल में अगर देखा जाए तो 4 से कितनी हो जाएगी वैल्यू? यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर 3 साल पहले और प्रेजेंट की बात करें यहाँ पर, तो ये बताइए कि यहाँ पर 1 साल में तो 4 से 5 हो रहा है ना, 4 पर 1 बढ़ जा रहा है, मतलब 4 से 5 हो रहा है 1 साल में। हम 3 साल की पहले बात करते हैं। ठीक है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, है ना, क्योंकि हर एक साल 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 3 बार होगा 4 से 5, इसलिए क्यूब कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया देख लीजिए, यह आ जाएगा 4 चौके 16, चौके 64 और ये हो जाएगा 125। मतलब प्रेजेंट जो होगा वो 125 होगा और 3 साल पहले जनसंख्या 64 की होगी। ठीक है, ये 3 साल पहले की जनसंख्या है, ये दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट की जनसंख्या मतलब वर्तमान की। अब सुनते जाइए, यहाँ पर 2 साल पहले की भी बात की जा रही है, मतलब 1 साल में 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, तो 2 साल में कितना हुआ होगा? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे 2 साल का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 25। मतलब 2 साल पहले ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी प्रेजेंट वाली वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी वो 2 साल पहले की होगी। तो ये जो है 2 साल पहले की है, ये जो वैल्यू है 3 साल पहले की है, लेकिन प्रेजेंट वाले वैल्यू में अगर देखें तो डिफ़र है, अंतर है। अभी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? प्रेजेंट की 125, यहाँ 25 है, तो प्रेजेंट वाली वैल्यू तो वही रहेगी ना। दोनों को बराबर करिए, क्यों अलग अलग है? यहाँ पर दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये 125 है तो इसको भी 125 किसी तरीके से बनाइए। कैसे बना सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 बन जाएगा। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, क्योंकि रेशियो है। तो ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80 और ये हो गए दोस्तों यहाँ पर 125। अब बात समझ में आई कि नहीं? 2 साल पहले जनसंख्या 80 थी, 3 साल पहले जनसंख्या 64 यूनिट था। प्रेजेंट में अभी जो वर्तमान में है वो 125 है। वर्तमान वाली जनसंख्या आपको दी गई है, कितनी है यहाँ पर?
आप देख पा रहे होंगे कि 2 6 ट्रिपल 4 ठो जीरो है ना, ये वर्तमान वाली जनसंख्या है। और वर्तमान की यूनिट कितनी है यहाँ पर, ये वाला है, तो 125 है ना, ये हो गया, इसकी वैल्यू 125 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर 3 साल और 2 साल का अंतर। 3 साल पहले जनसंख्या 64, अभी मतलब सॉरी 2 साल पहले जनसंख्या 80, इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, 80 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाए, सॉरी 16 आ जाएगा, है ना, नहीं 10, ठीक है 16 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 16। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 125 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 16 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। 16 का मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 4 का भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो बस आपको ये चेक करना है कि 4 से कटने वाला कौन सा नंबर है, ठीक है ना। भाई देखिए ना 125 से, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होता है, 1000 इसमें शामिल है, तो 125 काट देगा इसको, और 16 नहीं कट पाएगा 125 से, ठीक है। तो 16 का मतलब क्या है, इसमें 4 मल्टीप्लाई हुआ है, और 4 मल्टीप्लाई होके ही आपका आंसर आएगा। तो 4 का मल्टीपल चेक करिए आप, है ना। डिविजिबिलिटी रूल जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 4 का मल्टीपल यानी 4 से कटने वाला नंबर, 4 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 2 डिजिट कट जाए 4 से। इसके लास्ट में यहाँ पर 30 है, ये 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लास्ट में भी 30 है, ये भी 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। जब 4 से ही नहीं कट रहा है मतलब 4 का ही मल्टीपल नहीं है, तो 16 का मल्टीपल कहाँ से आएगा। इसमें भी लास्ट में 30 है, ये भी नहीं होगा। लास्ट में यहाँ पर 80 है, ये आपका 4 से कट जाता है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि 3 आंसर ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेट हो चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत बेहतरीन तरीका है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा सवाल। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, ठीक है, मतलब हर महीने 10,000 उसको मिलता है वेतन उसका। 6,000 घर के किराए पर, बहुत महंगा किराया है भाई, और 2500 बिजली के बिल में खर्च करता है। बताइए 10,000 कमा रहा है और 6 और यहाँ 25 मतलब 8500 रुपये तो इसी में ख़त्म हो गया, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत जो है, यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, तो एक साल में उसकी बचत टोटल कितनी हुई होगी, ठीक है। ये बताइए, वो 10,000 कमा रहा है ना, 10,000 यहाँ पर कमा रहा है। 10,000 में से वो खर्च कितना कर दे रहा है हर महीने, 6,000 रुपया घर के किराए में, 2500 रुपये बिजली का बिल, 6,000 और 2500 यानी 8500 रुपये खर्च कर दे रहा है वो। तो इसमें से 8500 रुपये घटा लीजिए, यानी बचाया कितना, वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, 1,500 रुपये वो बचा लिया। हर महीने 1,500 रुपये वो बचाता है। तो हर महीने जब वो 1,500 रुपये महीने बचाता है, तो एक साल में कितना बचाएगा, गुणे 12 कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो एक महीने, जिस महीने उसका जन्मदिन था, उस महीने वो खर्च कर देता है अपना जो भी बचत था उस महीने का, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का बचा पाया, 11 महीने का ही ना बचा पाया साल भर में, क्योंकि एक महीने का तो खर्चा कर दिया 1500 रुपया अपना जन्मदिन मनाने में। तो वो सिर्फ एक साल में 11 महीने का ही बचा पाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 गुणे 15 165 और 00, 16,500 रुपये वो साल भर में बचा पाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैसे, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, मतलब इंक्रीमेंट होता है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,76,800 रुपये है। 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 दशमलव स्थानों तक सही उत्तर दें। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दशमलव के बाद, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी डिजिटल सम या फिर डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर। मान लीजिए कि 2 साल पहले कुछ राशि थी, है ना, बिक्री राशि x थी। पहले साल कितना बढ़ा, पहले साल 2% की वृद्धि हो गई। 100% में, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, 2% बढ़ाएंगे तो वो 102% हो जाएगा। यानी पहले साल कितना हो गया, 102%, परसेंट यानी डिवाइड में 100 होता है। फिर अगले साल 20% की वृद्धि प्राप्त हुई, है ना। तो ये बताइए, अब ये वैल्यू अपने आप में, क्योंकि एक साल बढ़ने के बाद फिर वो अपने आप में 100% बन गया होगा, तो फिर से 20% बढ़ेगा, तो
तो अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी कि नहीं, 120% यानी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू वर्तमान में है कितनी, क्योंकि 2 साल बढ़ने के बाद जो बिक्री राशि बनी है वो है 1,76,800 रुपये। तो 1,76,800 रुपये यहाँ पर हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो पहले काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, बाकी अब मत काटिएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं काटना है आपको, सीधे डिवाइड करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक नंबर दिए गए हैं आपको, इसलिए सीधे सीधे हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए 12 से ये तो पहले मल्टीप्लाई होगा, और 1 सेकंड पहले काट लें, क्या 4 से काट सकते हैं, 17 चौके 68, हाँ 4 से इसको काट लीजिए ना, 6 से भी कट जाएगा, क्या 7 1 8 8 8 16 16 और 6 आपका 24 22, ठीक है, तो नहीं कटेगा 6 से। चलिए 4 से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 बचा 1, फिर 4 चौके 16, 4 दूना 8, मतलब इतना हो गया। फिर अब तो नहीं कटेगा ना, 4 4 8 2 10, 3 से भी नहीं कट रहा है, 17 से तो कटेगा भी नहीं, है ना, तो इसलिए डायरेक्टली अब करते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए ये है आपका यहाँ पर 4 4 2 और 2 ठो 0, ये जो नीचे 3 ठो 0 हैं उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 ठो 0 और लग गया। फिर यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, क्योंकि ये जो 102 × 3 है ये नीचे आएगा डिवाइड होगा। बताइए 102 का 3 गुना मतलब 306, तो 306 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। तो पहले देखिए एक बार जाएगा तो एक बार जाइए यहाँ पर, तो 306 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 में 6 गया, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1, 136 आ गया, ऊपर से आ गया हमारे पास 0। 306 मतलब 4 बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 400, 306 का 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 1224 आ जाएगा, तो 4 गुना तो जाएगा ही जाएगा, यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1224, है ना, 1224 घटा लीजिए, कितना हुआ यहाँ पर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 1, 136 आ गया यहाँ पर। फिर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो फिर यहाँ पर 4 बार ये जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 4 बार, हाँ बिल्कुल 4 बार जाएगा। तो 144, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों नहीं है, क्योंकि 144 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया है। यहाँ 124 है तो ये आंसर नहीं होगा, 173 है ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ 147 आ गया ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये आगे चलता जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग, इस तरह से कैलकुलेशन करना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पेपर में जो पूछे गए सवाल हैं वो भी चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आज पहला क्लास है, ये जो चैप्टर वाइज क्लासेस हम स्टार्ट किए हैं उसका पहला क्लास है। बाकी आगे जितने भी चैप्टर्स आपके हैं उनके बेहतरीन सवालों को यहाँ पर करवाएंगे, इसलिए इस सीरीज़ को, इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। सवाल में कह रहा है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च कर देते हैं। एक तो इनका रेंट ही बहुत ज़्यादा लग रहा है ना भाई, जो भी वो कमाया उसका 74% वो रेंट दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा है ना। यदि हर महीने वह 385 रुपये परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट और 2725 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष इतना बचा लेता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि मासिक वेतन का टोटल यहाँ पर 74% वो घर के किराए पर खर्च करता है। अब ये बताइए कि टोटल जो उसने कमाया वो तो होगा उसका टोटल सैलरी यानी कि 100%, तो 100% उसकी टोटल सैलरी है, उसमें से वो 74% घर के खर्चा पर खर्च कर देता है। तो कितना हो गया यहाँ पर, घर के किराए पर खर्च किया तो 74 घटा देंगे तो यहाँ पर 26। ये 26% जो है ये घर का किराया देने के बाद बचा हुआ है 26%, है ना। तो ये जो 26% है, अब इस 26% को किस किस तरीके से खर्च कर रहा है, 385 रुपया ट्रांसपोर्ट, 2725 रुपये किराना और शेष जो था वो बचा लिया। मतलब टोटल ये जो 26% है वो कितना है टोटल, किसके बराबर, 385, इसको और इसको सबको जोड़ लीजिए तो 1 और 5 6, 6 और 5 11 का 1 हो गया, फिर हासिल 1 आया तो 1 और 8 9, 9 2 11, 11 और 2 यहाँ पर 13 का 3, फिर हासिल 1,
तो 3 एक 4, 4 और 7 11, 11 और 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 और 6 17, 17 को हो गया 7, बचा 1 और ये 2 है ना, यानी कि 3 हो गया। तो 3731 यानी 26% की वैल्यू इतनी है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर क्या, उसकी मंथली सैलरी यानी कि 100% की वैल्यू। तो ये बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये है 3731 डिवाइड बाई यहाँ पर है 26। हमें चाहिए क्या, 100% की वैल्यू चाहिए, है ना, 100% की वैल्यू यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मंथली सैलरी, है ना। अब इसको दोस्तों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचिए, बस डिवाइड मत करिए, सोचिए पहले। अगर हम 2 से काट भी दें इसको तो ये 50 बचेगा और ये बच जाएगा आपका 13। इसका मतलब ये 13 से पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 50 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें लास्ट में 0 है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट में पक्का है कि 0 आएगा, और लास्ट में 0 सिर्फ एक ही नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी में। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों इतना दिमाग लगाना भाई, हमको पता है ना कि लास्ट में 0 आएगा, तो लास्ट में 0 तो एक ही ऑप्शन में दिया है, टिक करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा ये सवाल। आइए देखते हैं यहाँ पर ये वाला सवाल। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों का मतलब होता है डेकेड, यानी 10 साल का समय, ठीक है। तो यदि 2 लगातार डेकेड्स में इनकी जनसंख्या 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि होती है, यानी कि हर 10 साल में 95% बढ़ जाती है। तो पूछा गया है 1950 में, तो 1930 से 1940 एक डेकेड हो गया, 1940 से 1950 दूसरा डेकेड हो गया। तो 2 डेकेड में हमको पूछा गया है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए शुरू में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख लीजिए कि कितना है, 3, देखिए यहाँ पर 3,48,000, ठीक है, 3,48,000 ये शुरू में है। पहले डेकेड में 95% बढ़ जाएगा, तो 95% बढ़ेगा तो 195 हो जाएगा, 195% हो जाएगा यहाँ पर, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, फिर मल्टीप्लाई। दूसरे डेकेड में कितना, फिर से 95% बढ़ेगा, तो यानी फिर से 195% हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डेकेड के बाद यहाँ पर आएगा इतना, और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये कटा और ये कटा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्या आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम, या फिर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से जल्दी आएगा, क्यों आएगा, देखिए 1 तो 0 दोस्तों यहाँ पर बचा हुआ है, नहीं 1 0 नहीं बचा हुआ है, ख़त्म। 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया, 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा, ठीक है। तो 0 तो चला गया, है ना। फिर यहाँ पर 8 पंचे 40, मतलब 1 तो 0 और आएगा, तो जब 1 तो 0 और आएगा तो ये 0 उसको काट देगा, मतलब अब हमें यहाँ पर दिक्कत हो गया। तो इसमें डिजिटल सम चेक करिए भला, डिजिटल सम से आता है कि नहीं। डिजिटल सम अगर लगाएं तो देखिए 7 और 2 9, ठीक है, जितने अंक 9 मिलाकर हो जाते हैं उनको काट देते हैं, 7 2 9, 3 3 6 3 9, ये कट गया तो 2 1 3 बचा। इसका DS दोस्तों 3 आ गया। इसको देखिए 7 2 9, फिर यहाँ पर 3 3 6 और 6 2 8, 1 9 कट गया, बचा 0 यहाँ पर, तो इसका आ गया 0। फिर इसके बाद इसको देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 2 9, 6 और 3 9, ये कितना हुआ, 3 2 5 1 6, इसका DS 6 आया। इसका DS चेक करिए, 7 2 9, फिर यहाँ पर 3 3 6 2 8 1 9, इसका आ गया 2। हर एक का डिजिटल सम अलग अलग है, तो बस आप इसका डिजिटल सम निकालिए, कितना होगा यहाँ पर 4 3 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब कितना हो गया 6, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 जुड़ेगा फिर से। डिजिटल सम हमें निकालना है, अंकों का योग, ये हो गया। फिर इसको देखें, 9 तो ख़त्म ही हो जाएगा, 5 1 6 हो गया ये, इसमें भी 9 ख़त्म हो जाएगा, 5 1 6 हो गया ये। तो ये बताइए 6 छक्के 36, यानी कि यहाँ पर 9 है ना, 6 छक्के 36 यानी कि 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6, 9 छक्के 54, 54 का मतलब 5 और 4 यानी कि फिर से 9 आ जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 9 कहीं पर नहीं दिख रहा है। 9 जब कहीं पर नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हम तो आप सभी जानते हैं कि 9 अगर रहता है तो 9 को तो ख़त्म कर देते हैं। तो अगर इस 9 को हम ख़त्म कर दें तो 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा यहाँ पर। तो 0 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 9 यानी ख़त्म, यानी 0,
समझ में आ गया? डिजिटल सम इस तरीके से काम करता है। अच्छा, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में 1 अगर रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे डिजिटल सम में। क्लियर हो गया बात ना? आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों 8वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब आसान है, बन जाएगा आराम से। जनशक्ति में कमी के कारण यानी मैन पावर कम हो गया तो एक कारखाने का जो प्रोडक्शन था वो 12% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए यानी कि फिर से उतना ही हमें क्या करना है, उतना ही प्रोडक्शन करना है जितना पहले था, क्योंकि अभी कम हो गया है तो बढ़ाना है उतना ही। तो कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई 12% कम हो गया। 12% कम होने का मतलब यहाँ पर पहले 100% था, अब 12 कम हो चुका है, यानी कि कितना हो गया है प्रोडक्शन यहाँ पर 88 हो गया है। 12 में 88 है ना, 12 में से 100 में 12 घटाएंगे 88 आ जाएगा। तो पहले 100 था, अब 88 हो गया है। जैसे ही प्रोडक्शन 88 हुआ है, अब हमें प्रोडक्शन को फिर से उतना ही करना है। तो फिर से जब उतना ही करना है तो पर डे जो काम के घंटे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं लेबर, वो जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टाइम बढ़ा देंगे तब प्रोडक्शन फिर से उतना ही आएगा, लेकिन टाइम बढ़ाएंगे कितना? चूँकि यहाँ पर 100 से 88 ये हुआ है आपका प्रोडक्शन, तो आप टाइम को क्या करिए, उल्टा करिए, मतलब 88 से 100 करिए। यानी कि पुराना टाइम आप का यहाँ पर 88 रहा होगा, तो अब जो टाइम करना पड़ेगा वो 100 करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी 88 से 100 हमें टाइम को ले जाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाए हैं यहाँ पर? 12 यूनिट बढ़ाए हैं। ठीक है, किस पर? 88 पर, क्योंकि अब जो बेस है हमारा वो 88 है, तो नीचे 88 रहेगा यहाँ पर। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। देखिए काट देंगे तो 4 से कटेगा या फिर 4, हाँ ठीक है 4 से कट जाएगा, है ना। तो 4 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 22, है ना। तो ऊपर हो गया 100 डिवाइड बाई यहाँ पर 22, 100 कहाँ 300 ना, यहाँ पर हो जाएगा 300 और डिवाइड बाई यहाँ पर दोस्तों 22, है ना। तो इतने परसेंट आ जाएगा। तो एक बार जाएगा पहली बात तो, है ना। 22 एकम 22 बचा 8 यहाँ पर। तो जब 8 बचा तो कितना हो जाएगा भाई, 22 और 8 30, तो 80 हो गया। तब 22 चौके तो 88 हो जाएगा, मतलब 3 बार जाएगा। तो 22 3 66, यानी 13 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे डिवाइड ही नहीं करना है। अगर 2 डिजिट डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जा रहा है आपका आंसर, तो आगे ले जाने की क्या ज़रूरत है, मत ले जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली रह जाता है। कह रहा है स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल और डालना होगा, टोटल पेट्रोल कितना डालना होगा, है ना। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। कह रहा है कि 51 लीटर हमने पेट्रोल डाल दिया, लेकिन फिर भी वो 1% खाली रह गया। तो टोटल तो उसकी कैपेसिटी 100% होगी। 100% में से 1% अगर खाली रह गया है तो भरा कितना है, 99%। 99% भरा है, यानी इतना ही लीटर पेट्रोल है, 99% ही आपका पेट्रोल भरा हुआ है। और हमने पेट्रोल डाला कितना है, 91 लीटर। यानी इसी 99% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 51 के बराबर है। 51 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि भाई हमें 100% की वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि टोटल कितना भरा, कितना पेट्रोल उसमें डाल सकते हैं ये निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो 1% की वैल्यू बताइए। 51 डिवाइड बाई यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको बड़े गौर से समझते जाइएगा। 3 से दोनों को काट लीजिए। 3 से अगर काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, है ना, ये हो जाएगा 33 और ये बचेगा 17 3 51, मतलब 1700 बटे 33। तो इस 1700 को 33 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, है ना। तो 5 बार पहले तो जाएगा, कितना हो गया 33 पंचे 165। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 हो गया। तो यहाँ बचा 5, फिर ऊपर से आ जाएगा आपका 0, तो एक बार जाएगा, यानी कि 33 एकम 33, फिर बचा यहाँ पर कितना 33 है ना, यहाँ पर आपका 33 है।
ये हो जाएगा 33 बचा, यानी कितना यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से एक जीरो और आ जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो एक जीरो और आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 170 फिर से आ गया, तो 170 फिर से आ गया तो 33 5 बार फिर जाएगा, तो 51.5 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब इसमें क्या बोला है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा? 32 से तो ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कल्पना 656% और कल्पना परसेंट में कितना ला रही है, 32%। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पर 697 नंबर किसका है, सुधा का। तो सुधा का नंबर ज़्यादा है इसलिए उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, तो 32% से तो ज़्यादा ही आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा इसको देखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये जो 32% है ये किसकी वैल्यू है, ये जो 32% है किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये 32% इसकी वैल्यू है। मतलब हमें देखना है यहाँ पर कि जो 656 है वो 32% के बराबर है ना। तो एक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 बटे इतना। हमें 697 नंबर की वैल्यू चाहिए, तो 697 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, 32 डिवाइड बाई ये 656 नीचे आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पर 697। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, इतने परसेंट ही आ जाएगी हमारी वैल्यू। कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि कटेगा ये पूरी तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन नहीं दिया है, सॉरी डेसिमल नहीं दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू इंटीजर में दिया है, तो ये कटेगा कहीं ना कहीं। तो इकाई अंक लगाते हैं क्योंकि हर एक जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, लगा लीजिए कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, मतलब ऊपर तो इकाई अंक 4 आएगा, नीचे कितना है यहाँ पर 6 है, तो ये हो गया 6। अब 6 में हम किसका गुणा कर दें कि 4 हमें मिल जाए, 7 का गुणा करें क्या, 6 में 7 का गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 2 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 का गुणा अगर करेंगे, अच्छा 4 का गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, ऊपर 4 आ जाएगा, बस यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 अगर रखेंगे, ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि 32% से ज़्यादा वैल्यू आएगी। अगर हम 5 रखेंगे, मतलब 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 पंचे 30 हो जाएगा, ऊपर 0 आना चाहिए, जबकि 0 है नहीं, 4 है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये बहुत छोटे छोटे जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं ये आपको सीखने पड़ेंगे, और ये आप तभी सीख पाएंगे जब आप एक बार देखने के बाद उसका एप्लीकेशन, उसका प्रयोग हर एक सवाल में करने का प्रयास करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब ये कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको समझ में आएंगे और फिर आप इसमें मास्टरी कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आध दो सवाल और करते हैं। यहाँ पर इस सवाल को देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा बड़ा छोटा सा सवाल है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट होगा। तो मान लीजिए कि हमारी जो संख्या है वो 100% है, या फिर 100 मान लीजिए। हमारी जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर 100 है। कह रहा है इस संख्या का 50%, 50%, वैसे 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 50% का यानी मल्टीप्लाई 2% यानी 2/100। ठीक है, इस नंबर का कितना परसेंट होगा, बस इसको हमें कैलकुलेट करना है। 100 से 100 कट गया, 50 से ये मतलब कि 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी 1 आ गया। अब कह रहे हैं कि ये जो 1 है हमारे 100 का कितना है, तो 1 जो है 100 का कितना होगा, 1 ही परसेंट ना होगा भाई। 100 पर अगर किसी चीज़ की तुलना की जा रही है तो वो परसेंटेज ही बताता है हमें। तो ये जो 1 है वो 100 का कितना है, 1% है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे चलते हैं, एक सवाल और करते हैं। देखिएगा, ये भी एक बढ़िया सा सवाल है, बहुत प्यारा सा। ए का वेतन बी से 16% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। उल्टा पुल्टा सिस्टम है यहाँ पर। उल्टा पुल्टा कैसे, 16% का मतलब 16/100, 4 से काटेंगे तो 4/25 आ जाएगा, यानी 16% की वैल्यू 4/25 है। कह रहा है ए का वेतन जो है वो बी से, तुलना किससे की जा रही है, बी से। तो जब बी से तुलना की जा रही है तो जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती है, तो ये बी की वैल्यू है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए है और बी है, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25 है ना। 25 से चूंकि अधिक बोला है 16% तो अधिक, 25 से कितना अधिक, 4 अधिक, तो 25 से 4 अधिक करेंगे तो ए की वैल्यू 29 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पाएंगे कि ए और बी का रेशियो मिल गया, ए की वैल्यू 29 है, बी की वैल्यू 25। अब कह रहा है बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है। अब जो कंपैरिजन वाली क्वांटिटी है वो कौन सी है, ए से, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो अब की बार ए नीचे रहेगा। देखिए कितना कम है यहाँ पर ए से, ये 4 यूनिट कम है। ठीक है, 4 यूनिट कम है किससे, ए से, तो जिससे कंपैरिजन होगी उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, यानी कि 29 परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो सीधे सीधे इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 400 है ना, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 29। 400 को 29 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए कर लेते हैं, है ना, 400 और यहाँ पर 29 डिवाइड करिए। पहले तो एक बार जाएगा तो ये हो गया 29, यानी बचा कितना, 11। ठीक है, ऊपर से हो गया, फिर ये आपका 3 बार जाएगा तो 29 30 90 है ना, यानी कि 87 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3 और 10 में से 2 गया, 8 गया, तो ये हो जाएगा। ऊपर से आपका फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 210, हाँ मतलब 29 7 बार जाएगा तो 13.7 और आगे आएगा। ठीक है, तो 13.7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गया होंगे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही चैप्टर वाइज क्लासेस लेकर, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।